सफदर, मंसूर और जीशान आपस में गहरे दोस्त हैं। लाहौर जाने के लिए वो कराची स्टेशन से ट्रेन पर सवार हुए। दौरान सफर एक पुरस्कार शख्स जिसने नीला कोट जेब तन किया हुआ था उनसे बातें करने लगा। दौरान गुफ्तगू मंसूर के हाथ में जीशान ने एक पर्ची थमाई जिस पर कोड वर्ड का एक जुमला तहरीर था। बाथरूम जाकर मंसूर ने पर्ची देखी तो उस पर दर्ज था कि हो बदना सवाक हो ओमिया, यानी ये आदमी ठीक नहीं है। मंसूर हाथ धोकर बाथरूम से निकला तो उसे शदीद हैरत हुई क्योंकि नीले कोट वाला गायब था, लेकिन उसका कोट निशिस्त पर मौजूद था। मालूम हुआ कि वो अपना कोट छोड़कर सूटकेस लेकर रवाना हो गया। अचानक मंसूर ने अपने सामान को देखा तो पता चला कि नीले कोट वाला अपना सूटकेस छोड़कर उनका सूटकेस लेकर रवाना हो गया है। इतने में ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। ट्रेन थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर रुकी और फिर चल पड़ी। जिस इलाके से ट्रेन गुजर रही थी वो मिलिट्री का इलाका था। जीशान ने अपना शक जाहिर किया कि मुमकिन है नीले कोट वाला मुश्तबा शख्स चेकिंग के खौफ से ये सूटकेस यहाँ छोड़ गया हो। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि पुलिस इंस्पेक्टर सामान को शक भरी नजरों से देखता हुआ वहां आ पहुंचा। पुलिस इंस्पेक्टर सूटकेस और नीले कोट को देखकर ठटका और तलाशी लेना चाहिए, मगर जीशान ने इंस्पेक्टर को एक कार्ड देते हुए बताया कि वो कर्नल रहमान के प्राइवेट सेक्रेट सर्विस के रुकन हैं। उस पर इंस्पेक्टर मुतमईन होकर चला गया। रात को जब अंधेरा छा गया तो खाना खाने के बाद जीशान, मंसूर और सफदर सूटकेस लेकर बाथरूम में गए और अपने पास पहले से मौजूद मास्टर चाबी के जरिए उसे खोलने की कोशिश की। सूटकेस में सोने की ईंटें और हीरे जगमगा रहे थे। उन्होंने तय किया कि वो लाहौर पहुंचकर खालू की मदद से उस सूट की बाबत पुलिस को बताएंगे। लाहौर पहुंचने के बाद जब वो स्टेशन से बाहर आए तो एक टैक्सी उनके करीब आकर रुकी। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि मैं आपको आपकी मंजिल पर छोड़ दूंगा, तशरीफ रखें। जीशान, मंसूर और सफदर टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी चल दी। थोड़ी देर बाद टैक्सी जब शहर को छोड़कर वीराने की तरफ जाने लगी तो सफदर चिल्लाया, ये क्या हरकत है? उस ड्राइवर ने अपने चेहरे पर से सरके हुए हेड को हटाकर देखा और उन पर पिस्तौल तान ली। तीनों सहम गए। ये तो वही शख्स था, नीले कोट वाला। टैक्सी चलती रही। थोड़ी देर बाद वो एक गैर आबाद इलाके में पहुंच गए थे। उन्हें घनी झाड़ियों में ही एक इमारत में ले जाया गया। अंदर तारीख शीशों की ऐनक चढ़ाई। मेघारी नाम का एक शख्स उन्हें मिला। ये चीफ बॉस का नायब था। वहां मौजूद गुंडे और मेघारी उन तीनों को कर्नल रहमान के हवाले से अच्छी तरह जानता था। चुनाचा उसके हुक्म से तीनों को एक तंगो तारीख कमरे में बंद कर दिया गया, मगर रात को वो किसी न किसी तरह उस इमारत से निकलने में कामयाब हो गए। जब वो अपने खालू के घर पहुंचे तो वहां से तेज बोलने की आवाजें आ रही थीं। अंदर से आने वाली आवाजें मेघारी, धारीवाल और उनके खालू की थीं। धारीवाल को अचानक उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया, मगर वो उसके आने से पहले ही घर से बाहर निकल आए। उन्होंने जो देखा उसकी उनको बिल्कुल तवक्को न थी। जम्बू और गीटू उनको घर के अंदर ले गए। वहां उन पर इंकशाफ हुआ कि सफदर के खालू भी इन बदमाशों के साथ मिले हुए हैं। उन्हें देखकर सफदर के खालू हाजी कमाल बेग ने एक ट्रांसमीटर पर अपने बॉस को कर्नल रहमान के अरकान को पकड़ लिए जाने की इत्तला दी। थोड़ी देर बाद मेघारी उनको लेकर किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ 3 और गुंडे भी थे, मगर मंसूर ने चालाकी से काम लिया। तीनों लड़कों ने इन बदमाशों पर काबू पा लिया। फिर मंसूर ने उनके क्वार्टर का पता मालूम किया और उनको उस तरफ ले चला। अब ये उनके पैदल सफर का आगाज ही हुआ था कि उन्हें आवाज आई, अपने हाथ ऊपर उठा दो। ये आवाज हाजी कमाल बेग की थी जो स्टेन गन लिए उनकी तरफ आ रहा था। कमाल को देखकर जम्बू और मेघारी को बहुत ताज्जुब हुआ। इतने में उन्होंने धारीवाल को जख्मी हालत में अपनी तरफ आते देखा। फिर वो तीनों सफदर, जीशान और मंसूर को लेकर अपने बिग बॉस के पास पहुंचे। बॉस ने कमाल को इन तीनों के साथ अपने कमरे में तलब किया।
कमरे में पहुंचकर मंसूर ने मुंह ढांप कर कुर्सी पर बैठे हुए शख्स पर हमला किया, मगर उसके गिर्द शीशे की दीवार से टकराकर जख्मी हो गया। तभी मंसूर और कमाल पर छत से पानी बरसने लगा, जिससे मंसूर होश में आ गया और कमाल का मेकअप उतर गया, जिससे जाहिर हुआ कि वो कमाल नहीं कर्नल रहमान थे। ये देखकर यहाँ लड़कों को हैरत हुई। बिग बॉस यानी हॉक्सन विलियम को ये बात मालूम थी कि कर्नल रहमान कमाल के भैंस में यहाँ पहुंच गए हैं। फिर इन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में तीनों लड़कों ने कर्नल रहमान से इन तीनों तक पहुंचने की तफसीलात पूछी। थोड़ी देर बाद असली कमाल पुलिस से रिहा होकर वहां आ पहुंचा और बॉस की हिदायत पर इन चारों को लेकर हेडक्वार्टर जा पहुंचा। फिर लिफ्ट के जरिए उन्हें उस जमीन दोस्त बस्ती में ले जाया गया, जहां इंतहाई बड़ी बड़ी शख्सियतें अगवा होने के बाद से कैद थीं। इन सब के नाम बस्ती की एक स्क्रीन पर चारों के सामने जाहिर हो रहे थे। उनमें एक नाम देखकर वो सब चीख उठे। स्क्रीन पर कर्नल नकवी का नाम रोशन था, जिनके बारे में इतला थी कि उन्हें हुकूमत ने गिरफ्तार करके इंतहाई सख्त हिफाजत में रखा है। धारीवाल ने इन चारों को बताया कि दरअसल कैद होने वाला कर्नल नकवी की डमी है। फिर उन चारों को खूबसूरत कमरों में कैद कर दिया गया, जहां वीडियो कैमरे और माइक्रोफोन नस्ब थे। थोड़ी देर बाद धारीवाल उन चारों को लेकर जमीन दोज बाजार की सैर को निकला। बाजार में बहुत से लोग मखसूस टोकनों के जरिए खरीदारी कर रहे थे। ये टोकन उन्हें मंशियात और असला साज फैक्ट्रियों में काम करने के एवज मिले थे। इन चारों को बाजार में मौजूद किसी भी शख्स से बातचीत की इजाजत ना मिली। वो घूमते घूमते फैक्ट्रियों के करीब पहुंच चुके थे। अचानक फैक्ट्रियों के सायरन जोर से चीखने लगे। दरअसल कर्नल रहमान धारीवाल की नजर बचाकर फैक्ट्री के उस कमरे में पहुंच गए थे, जहां कंप्यूटर नस्ब थे। थोड़ी देर बाद फैक्ट्री से धमाके की आवाज आई। धारीवाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अफरा दफरी से फायदा उठाते हुए जीशान, मंसूर और सफदर वहां से भाग निकले। खौफजदा होकर भागने वाले लोगों के हुजूम ने धारीवाल को कुचल कर रख दिया था। थोड़ी देर बाद कर्नल रहमान भी उनसे आ मिले। ये लोग जमीन दोस्त शहर से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। सफदर के बताने पर वो सब लोग एक नीम तारीख तवील सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन अंधेरा भी महसूस नहीं हो रहा था। वो बातें करते हुए चले जा रहे थे। उस सुरंग का इख्तिताम एक बड़े से दरवाजे पर हुआ। काफी तलाश करने के बाद उस दरवाजे का मैकेनिज्म मिला और दरवाजा खोलकर वो लोग दूसरी तरफ चले गए। ये एक बड़ा सा कमरा था जो पहाड़ को तराश कर बनाया गया था। एक तरफ लोहे का जंगला सा था, जिसकी दूसरी तरफ नीम मुर्दा अफराद बॉस से बगावत की सजा भुगत रहे थे। अचानक कमरा चहकों की आवाज से गूंज उठा और ये हौलनाक इंकिशाफ हुआ कि कर्नल रहमान असल रहमान नहीं बल्कि उनकी डिमी है। लेकिन जल्द ही असल रहमान भी उनका ताकुब करते हुए वहां पहुंच गए और फिर दोनों रहमानों के दरमियान खतरनाक जंग का आगाज हो गया। डमी रहमान ने धोखे से उन सबको एक जंगले में कैद कर दिया, जिसका फर्श भी लोहे का था और उसमें बिजली का करंट दौड़ा दिया। कमरा इंसानी चीखों से गूंज रहा था कि अचानक जलजले ने सूरत हाल को और भी खतरनाक कर दिया। उस कमरे की छत एक धमाके से जमीन पर आ रही और इंसान अपनी चीखों समेत उसके नीचे दब गए। जीशान, सफदर और मंसूर को अपने तन बदन का होश न था। अब तक तो वो गेंद की मानंद लुढ़क रहे थे, लेकिन जैसे ही पहाड़ का तराशीदा हिस्सा अचानक जमीन पर आ गिरा, उन्होंने अपनी आंखों से डमी कर्नल रहमान को उस दीवार के तले दफन होते देखा। उसके मुंह से निकलने वाली आखिरी चीख बड़ी भयानक थी। अब वो चारों एक अंधेरी कब्र में कैद हो चुके थे। गालिबन जलजले के बायस उस इलाके में बिजली का निजाम धर्म भरम हो गया था और यही बात उनकी जिंदगी की जमानत बन गई थी, क्योंकि अब उस कमरे के फर्श में करंट नहीं दौड़ रहा था। कुछ देर बेसुध पड़े रहने के बाद सफदर ने हिम्मत की और अपनी तमाम कुव्वत को जमा करके इधर उधर हाथ पांव मारने लगा। उसने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर अपने साथियों और अंकल रहमान को आवाजें भी देना शुरू कर दी। चंद ही लम्हों बाद उसे अंकल रहमान की आवाज सुनाई दी, जो कह रहे थे, बेटा घबराना नहीं, इंशाअल्लाह यहाँ से निकलने का कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। सफदर को उस वक्त
अंकल की ये बात बड़ी अजीब सी लगी। कब्रनुमा उस कमरे की घुटन में इजाफा होता जा रहा था। फिर सफदर को धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। ये अंकल रहमान थे जो अपना लाइटर जलाकर उन तीनों को ढूंढ रहे थे। सफदर ने उन्हें आवाज दी, मैं यहाँ हूँ अंकल। कर्नल रहमान तेजी से उसकी तरफ आए। उन्हें रास्ते में ठोकर लगी। वो बेहोश पड़े हुए मंसूर से टकरा गए थे। उन्होंने जल्दी से मंसूर को उठाकर सफदर के करीब लटा दिया। उस वक्त उन्हें जीशान की करहा सुनाई दी। अब क्या करें अंकल, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। सफदर ने परेशान होकर कहा, घबराओ मत बेटे, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, उसको याद करो। अंकल रहमान ने ये कहकर लाइटर बुझा दिया और वो सब फिर तारीकी का हिस्सा बन गए। अंकल, सफदर ने बेताबी से कहा, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश। उसी वक्त एक जोरदार झटका लगा। सफदर अपनी बात मुकम्मल ना कर सका और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जमीन एक बार फिर शिद्दत से हिलने लगी थी। ओह, फिर जलजला। अंकल रहमान की आवाज आई। जमीन बुरी तरह से लरजने लगी थी। फिर एक पुरशोर आवाज आई और ऐसा लगा कि बहुत से तो देह लुढ़क गए हैं। उसके साथ ही उन्हें महसूस हुआ कि ताजा हवा का झोंका अंदर को चला आया है। उनके चारों तरफ अब भी तारीकी थी। मुबारक हो बच्चों, अंकल रहमान पुरजोश लहजे में बोले। अल्लाह का शुक्र है कि ये जलजला हमारी रिहाई का प्या मिंबर बनकर आया है। आओ देखो, मुझे सूरज की रोशनी नजर आ रही है। आओ यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, अंकल रहमान ने कहा। वो चारों उसी दरार की सिमत बढ़ने लगे जिससे रोशनी नमूदार हो रही थी। ये दरार खासी बुलंदी पर थी। अंकल रहमान की तजवीज पर मंसूर ने दरार तक पहुंचने के लिए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो कोह पैमाई का अच्छा तजुर्बा रखता था। उभरे हुए पत्थरों पर एहतियात से कदम जमाते हुए वो दरार तक जा पहुंचा। खुशकिस्मती से मट्टी भुरभुरी थी। मंसूर ने अपने चाकू की मदद से जरा सी देर में उस दरार को एक चौड़े शुगाफ में बदल डाला। एक एक करके वो चारों उस शुगाफ से बाहर निकल आए। उन सबके मुंह से हैरत ज़दा सी आवाज निकली। वो चारों किसी वादी में थे जो खामोशी में डूबी हुई थी। अब उनकी समझ में आया कि उन्हें जेर जमीन ले जाने वाली लिफ्ट आधे घंटे तक क्यों सफर करती रही थी। मेरा ख्याल है हमें अब यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, अंकल रहमान ने कहा। जी नहीं अंकल, मैं अपने वतन की बदतरीन दुश्मन को ठिकाने लगाए बगैर नहीं जाऊंगा। और फिर उन बेगुनाह लोगों ने क्या कसूर किया है जो यहाँ कैद में पड़े सिसक रहे हैं। ये मंसूर की आवाज थी। बिल्कुल अंकल, मंसूर ठीक कह रहा है, सफदर ने कहा। जी हाँ अंकल, मेरा भी यही ख्याल है, जीशान बोला। अंकल रहमान ने तीनों बच्चों को मोहब्बत से अपने साथ लिपटा लिया और जज्बात से बोझल आवाज में बोले, अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे मेरे बच्चों। अगर मेरे वतन को तुम जैसे 1000 नौजवान मिल जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो चारों एहतियात से देखते भालते आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर पहाड़ों का सिलसिला दाईं सिमत मुड़ गया था। वो जो ही दाया मोड़ मुड़े, उन्हें अचानक ठटक कर रुक जाना पड़ा। सामने एक बड़ा सा हेलीपैड था जिस पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। उस वक्त एक तरफ एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। वो जरा लंगड़ा कर चल रहा था। उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर बेजारी थी, लेकिन उसकी आंख में गजब की चमक थी। उसने उन चारों को महज एक नजर देखा, फिर लड़खड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगा। उसी वक्त एक लंबे कद का सफेद फार्म शख्स तेजी से दौड़ता आया और हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। अगले ही लम्हे मंसूर दीवाना वार दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर के खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुका था। उसका ये इकदाम बेहद खतरनाक था। मंसूर ने हेलीकॉप्टर में दाखिल होते ही सफेद फार्म शख्स पर छलांग लगा दी, जो पायलट की नशिस्त पर बैठा कुल पुर्जों को हरकत दे रहा था। उसी वक्त जीशान, सफदर और मंसूर भी हेलीकॉप्टर में घुस आए। मंसूर ने सफेद फार्म शख्स को पायलट की निशित से पीछे खींच लिया था। अंकल आप हेलीकॉप्टर संभाल लें। सफदर ने बूढ़े शख्स को पकड़ रखा था और मंसूर सफेद फार्म शख्स की मरम्मत कर रहा था। जीशान भी इस अहम काम में हाथ बटाने लगा। मंसूर की ठोकर हॉक्सन के घुटने पर पड़ी। हॉक्सन की करहा बुलंद हुई। उसने तड़प कर कहानी मंसूर के पेट में मारनी चाहिए, लेकिन मंसूर फुर्ती से एक तरफ हट गया। हॉक्सन अपने ही जोर में आगे जाकर गिरा। मंसूर ने उसे फिर उठने की मोहलत ही ना दी।
पलक झपकने में उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और बोला, अब आप उठ सकते हैं। हॉक्सन चुपचाप उठकर खड़ा हो गया और रिवॉल्वर के इशारे पर हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया। सफदर ने बूढ़े को नीचे उतारा। बूढ़ा शख्स शायद गूंगा था। उसने इस तरह उतारे जाने पर ओ करके एहतजाज किया। बहरहाल वो सब आगे बढ़े। मंसूर ने हॉक्सन की कमर से रिवॉल्वर लगा रखा था और उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। बूढ़ा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। फिर वो एक जगह ठोकर खाकर गिरा और अपना घुटना पकड़कर बैठ गया। उसके बूढ़े चेहरे पर अजियत की लहरें फैल गई थीं। सफदर, तुम यहीं रुको, अंकल रहमान ने कहा। उस बूढ़े की निगरानी करना, हम अंदर का जायजा लेकर आते हैं। वो तीनों हॉक्सन को लेकर आगे बढ़ गए। हॉक्सन की रहनुमाई में वो सब एक जगह पहाड़ी के दामन में बने हुए नशीबी रास्ते पर उतरने लगे। कुछ आगे जाकर हॉक्सन ने एक खास जगह 3 बार पैर मारा। उसके साथ ही जमीन में एक बड़ा दरवाजा सा खुल गया जिसमें अंदर सीढ़ियां जा रही थीं। वो सब नीचे उतरने लगे। अंदर एक तवील सी राहदारी थी। वो सब उसमें चल रहे थे तो उनके जूतों से धमक पैदा हो रही थी। अचानक हॉक्सन जोर जोर से खांसने लगा और खांसते खांसते दोहरा हो गया था। वो सब उसे देखने के लिए आगे बढ़े। हॉक्सन ने उल्टी किक मंसूर के हाथ पर मारी। मंसूर के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर दूर जा गिरा और हॉक्सन ने दौड़ लगा दी। मंसूर उसके पीछे था। वो सब दौड़ पड़े। राहदारी आगे जाकर काफी कुशादा हो गई थी। जीशान और अंकल रहमान जो ही उस कुशादा हिस्से में पहुंचे, हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने देखा कि मंसूर तो हॉक्सन से गुत्थम गुत्था है और सफदर उसी गूंगे बूढ़े से हाथापाई कर रहा है। उन दोनों को वो सुरंग से बाहर छोड़ आए थे। जीशान और अंकल रहमान की समझ में नहीं आ रहा था कि सफदर और बूढ़ा जेरे जमीन आए कैसे। बूढ़े में खुदा जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो चीते की तरह उछलकर सफदर से लड़ रहा था। दोनों इतनी तेजी से अपनी जगह बदल रहे थे कि जीशान और अंकल रहमान के लिए सफदर की मदद करना बड़ा मुश्किल था। एक मौके पर सफदर ने बूढ़े की गर्दन जकड़ने की कोशिश की। बूढ़ा तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकल गया, लेकिन उसके बाल सफदर की मुट्ठियों में आ गए। सफदर ने बूढ़े के बाल खींचे तो एक झटके के साथ बूढ़े के चेहरे पर से मास्क बालों समेत उतर गया। अंदर से नीली आंखों, सफेद रंगत और भूरे बालों वाला एक जवान चेहरा नमूदार हुआ। उस चेहरे पर बड़ी सफाक मुस्कुराहट थी। वो शख्स जस्त लगाकर एक तरफ हो गया और उसने फातिहाना अंदाज में कहा, दोस्तों, इस ज़ेरे ज़मीन दुनिया से फरार होना तुम्हारे नसीब में न था। अब तुम लोग जिंदगी की आखिरी सांसें यहीं पूरी करोगे। मैं तो चला। हॉक्सन की तरफ से अलविदा, बाय बाय। वो तमाम लोगों को हैरत ज़दा छोड़कर एक तरफ को तेजी से हटा। फिर उसने एक तरफ लगे हुए सुर्ख और जर्द रंग के बटन दबाए। बटन दबते ही एक दीवार एक तरफ को सरक गई और हॉक्सन ने अंदर छलांग लगा दी। लेकिन अगले ही लम्हे हॉक्सन की दर्दनाक चीख उस सुरंगनुमा राहदारी में गूंज उठी। वो सब उस तरफ लपके। उस दौरान में मंसूर उस सफेद फार्म शख्स की रीढ़ की हड्डी पर एक कारी जर्ब लगाकर उसे बेबस कर चुका था, जिसे कुछ देर तक वो हॉक्सन समझ रहा था। सफेद फार्म शख्स को उसके हाल पर छोड़कर वो भी उसी तरफ भागा जिधर जीशान, सफदर और अंकल रहमान दौड़ते थे। वो तीनों उसी सुरंग में झांक रहे थे जिसमें हॉक्सन ने छलांग लगाई थी। हॉक्सन की किस्मत उसका साथ ऐन वक्त पर छोड़ गई थी। जलजले के बायस गहरी खाई बन गई थी। हॉक्सन समझे बैठा था कि वो सुरंग से दौड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा, लेकिन सुरंग खाई में बदल चुकी थी। वो हजारों फुट गहराई में जा गिरा था। यकीनन उसकी हड्डियों का सुरमा बन गया होगा। उसका यही अंजाम होना था। अंकल रहमान बोले, फिर चौंक कर कहने लगे, फौरन यहाँ से निकलो। मुझे खदशा है कि हॉक्सन जाते जाते कोई शरारत कर गया है। वो सब उल्टे कदमों दौड़े। मंसूर, सफदर और जीशान ने भी गैस की बू महसूस कर ली थी। हॉक्सन उन सबको यहीं हला कर देना चाहता था। रास्ते में वही सफेद फार्म शख्स करहाता हुआ मिला। मंसूर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी पर शदीद जर्ब लगी थी। वो चीखे मार कर रह गया। आखिर मंसूर और सफदर ने मिलकर उसे उठा लिया और सुरंग के दरवाजे की समत दौड़े। गैस की बू तेज होती जा रही थी। बाहर निकलने का मैकेनिज्म तलाश करो जल्दी, वरना यहीं सब दफन हो जाएंगे, अंकल रहमान ने चीख कर कहा।
اسی وقت اس سفید فام نے جسے منصور اور صفدر نے اٹھا رکھا تھا کرہا کر کہا، سفید دائرے پر سرخ رنگ کے 5 ستارے بنے ہوں گے، اس سفید دائرے کو دباؤ۔ کچھ تلاش کے بعد ایک جگہ انہیں دیوار پر خوبصورت ڈیزائن بنا نظر آیا۔ اس ڈیزائن میں کئی سفید دائرے تھے اور ان پر سرخ ستارے بھی تھے، لیکن 5 ستارے صرف ایک سفید دائرے پر تھے۔ ذیشان نے جھپٹ کر اس دائرے کو دبا دیا۔ ایک شور کے ساتھ سرنگ کا دروازہ کھل گیا۔ وہ سب ہانپتے ہوئے باہر نکل آئے۔ یار صفدر، تم اندر کس طرح پہنچ گئے؟ منصور نے باہر نکل کر پوچھا۔ کچھ نہ پوچھو یار، وہ بوڑھا یعنی ہاکسن غضب کا چال باز تھا۔ اس نے بڑی عاجزی سے مجھ سے اشاروں میں کہا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں ذرا اس کی طرف سے غافل ہوا اور وہ دوڑ پڑا۔ ایک جگہ کانٹے دار جھاڑیاں ایک خاص ترتیب سے اگی ہوئی تھیں، وہیں وہ اچھلنے لگا۔ اچھلتے ہوئے اس نے پاؤں زمین پر مارا اور زمین میں دروازہ سا کھل گیا۔ اس نے اندر چھلانگ لگائی تو میں بھی اندر کود گیا۔ آؤ اس بستی کی صورتحال کا جائزہ لیں، انکل رحمان نے کہا۔ سفید فام شخص کا رہا جسے وہ سرنگ سے نکال کر لائے تھے۔ سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ سفید فام شخص کی حالت بڑی خراب تھی۔ منصور کی ضرب شاید بہت شدید تھی۔ انکل رحمان نے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں سفید فام شخص کا رہا، میں پیٹر ہوں، ہاکسن کا پرانا خادم، مگر مجھے اس سے نفرت ہے۔ ان سب نے مل کر پیٹر کو ایک سایہ دار جگہ پر لٹا دیا۔ پیٹر نے انہیں بتایا کہ وہ کس طرح محفوظ طریقے پر اس زیر زمین بستی میں داخل ہو سکتے ہیں اور مہلک گیس کے اخراج کو بند کرنے کا کنٹرول کس کمرے میں ہے۔ وہ سب پیٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس بستی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بستی کا کونا کونا چھان مارا۔ انہیں لاتعداد قیدی ملے۔ اسلحہ اور منشیات کی فیکٹری کا آدھے سے زیادہ حصہ زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو چکا تھا۔ ایک جگہ انکل رحمان کو چند مواصلاتی آلات صحیح حالت میں مل گئے۔ ان کی مدد سے انہوں نے ہیڈ کوارٹر سے مدد طلب کر لی۔ کچھ ہی دیر میں یہاں فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے چھاتا برادر فوج اتر رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کی ضرورت اس لیے بھی پڑی کہ اس دشوار گزار وادی تک جیپوں کے ذریعے پہنچنا نہایت مشکل تھا۔ ہیلی کاپٹروں سے 3 ڈاکٹر بھی اترے۔ انہوں نے زخمی منصور اور صفدر کو طبی امداد دی اور پیٹر کا معائنہ کیا۔ ایک ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، اس کی پیٹھ کسی سخت چیز سے ٹکرائی ہے، اب شاید یہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائے۔ لیکن پیٹر معذوری کی زندگی گزارنے سے پہلے ہی اسی شام چل بسا۔ اس نے اپنے پاس موجود زہریلا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ اس بین الاقوامی گروہ کے 15 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ اس میں میگھاری بھی تھا اور حاجی کمال بیگ بھی۔ دھاری وال کی لاش مل گئی تھی۔ ہاکسن کی لاش بڑی جدوجہد کے بعد فوجیوں نے نکالی۔ حاجی کمال بیگ نے عدالت میں وعدہ معاف گواہ بن کر اعتراف کر لیا کہ یہ گروہ ملک میں دھماکے کرواتا ہے اور نوجوانوں کو منشیات کا عادی بنانے میں مصروف ہے، اور یہ سب کچھ ایک بڑی طاقت کے اشارے پر ہوتا ہے۔ پھر حاجی کمال بیگ نے عدالت میں افسردگی کے ساتھ کہا تھا، یہ محض ایک گروہ نہیں بلکہ بہت بڑا بین الاقوامی جال ہے، اور اس کے تحت 2 درجن سے زائد گروہ اب بھی باہر ملک میں سرگرم عمل ہیں۔ حاجی کمال بیگ کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ گروہ کے بقیہ ارکان کو سزائے موت سنائی گئی۔ انکل رحمان کے سادہ سی ڈرائنگ روم میں چاولوں کی پلیٹ سے آخری لقمہ لیتے ہوئے منصور نے کہا، انکل، ہم اس زندگی کے آخری لمحے تک ان وطن دشمنوں کے خلاف جہاد جاری رکھیں گے، انشاءاللہ۔ صفدر، ذیشان اور انکل رحمان نے ایک ساتھ کہا۔ ان چاروں کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔